विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए। में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी। गरम मसाला को पावर्ड बाय कैप्री लोन्स, फर्ज निभाते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन दमदार 10। दमदार 10 में 10 उन खबरों की बात होगी जिसे हम चुनकर आपके सामने लेकर आए हैं और चुनने में किसी भी तरह की कोई कोताही इसलिए नहीं की कि दिन भर जितनी भी खबरों को आपने देखा उनसे बिल्कुल हटकर, बिल्कुल अलग अंदाज में आप इसे महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे। और बराबर मैं कह रहा हूं इस बात को कि कल जिन मोबाइल पर आप इसे वायरल देखना चाहते हैं उससे पहले आज ही देख लीजिए इन खबरों को और महसूस कीजिए कि कैसी ये खबरें हैं और आप तक कैसे ये छू पाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो भारत के सेना उप प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताई, उसे सुनकर लगा कि 22 की जगह 32 मिनट अगर हो जाता तो पाकिस्तान हमारा होता और मुल्ला मुनीर 72 हुरों के पास होता। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि भारत एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगाता है। देखिएगा। भारत के उपसेना प्रमुख का बड़ा बयान। भारत ने लगाया एक तीर से 3 निशान। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताई। पाक, चीन और तुर्की को नानी याद दिलाई। भारतीय सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य और एक तीर से 3 देशों को टारगेट कर हमले की रणनीति बताई। So a total of 21 targets were actually sort of identified, out of which 9 targets we thought would be prudent to engage. उपसेना प्रमुख ने बताया कि पाकिस्तान के पैरोकार चीन और तुर्की ऑपरेशन सिंदूर में पाक को कैसे सपोर्ट कर रहे थे और भारत ने उन सभी सपोर्ट सिस्टम को कैसे ठोका। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि 9 हमलों का फैसला कब और कैसे लिया गया और 22 मिनट में पाकिस्तान को चित्त कैसे किया गया। थल, जल और वायु सेना की मार पाकिस्तान को याद रहेगी और याद रहेगा भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए महाराष्ट्र के खाते से अगली खबर, जहां जनाधार खोते मनसे का मन अभी भरा नहीं। भाषाई हंगामा खड़ा करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की हसरत कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा दिल रखने वालों को परेशान कर रही है। थप्पड़, गाली, विरोध, भाषा पर कैसा प्रतिशोध। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष के बीच बढ़ते तनाव पर राजनीति शबाब पर है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन सभी भाषाई उपद्रवियों को हिंदी में चेता दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। भाषाई उन्माद फैलाकर अपने गिरते वोट बैंक का नुकसान झेल रहे मनसे प्रमुख के मन में मराठी भाषा की अस्मिता से ज्यादा मातृभाषा का डर व्याप्त है। उन्हें पता है भाषाई उन्माद खत्म तो सब खत्म। बात निकली और बहुत दूर तलक गई।
एक कदम आगे नीतीश राणे ने हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात कह चैलेंज कर दिया कि दम हो तो गोल टोपी वालों को पीट कर दिखाओ। ये जो हाथ हिंदुओं के ऊपर उठ रहे हैं, वो हाथ इसके आगे जरूर कांपेंगे, इतना विश्वास मैं देता हूं। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। बाला साहेब को फॉलो करने वाले राज ठाकरे को संजय निरुपम ने बताया कि साहेब ने कभी भी हिंदी का विरोध नहीं किया, लेकिन राज ठाकरे अपनी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। बाला साहब तो कभी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो तो हिंदी को एक राष्ट्रीय भावना का प्रतीक मानते थे। तो मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे को, उन्होंने तो लगातार बाला साहब ने जो भी विचारधारा पकड़ी थी उसके खिलाफ जाकर के वो कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं, बाद में हिंदुत्व को छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे भी अब उसी लाइन पे चले गए हैं। महाराष्ट्र में 52% लोग हिंदी बोलते हैं, 12% से ज्यादा की भाषा हिंदी है। बावजूद इसके जनाधार की तलाश में विवाद जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, बिहार में चुनावी बहार तलाशने के लिए निकले ओवैसी, उनको झटका लगा क्योंकि लालू प्रसाद के पास उन्होंने एक पत्र डाला, लेकिन पत्र का जवाब यह आया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जरा देखिएगा। बिहार में बहार की चाहत लिए ओवैसी भाईजान ने गठबंधन में शामिल होने की बेकरारी दिखाई। इधर लगे हाथ लालू प्रसाद ने भाईजान को बता दिया कि बिहार का एक ही भाईजान है, वो है तेजस्वी यादव। लालू यादव ने भाईजान को हम आपके हैं कौन वाला जवाब भेज दिया। चुनाव से पहले महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी ओवैसी की पार्टी। बाकायदा लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन लालू की पार्टी ने ओवैसी को अपने अंदाज में कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। AIMIM का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी की बी टीम बनकर के काम किया है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। इस बार कहीं कोई झांसे में आने वाले नहीं है। आरजेडी जानती है कि ओवैसी से हाथ मिलाने का मतलब है अपने मुस्लिम वोटर्स को टाटा बाय बाय कह देना। यही वजह है कि ऑफर को ठुकरा दिया गया। अब इस पर जेडीयू ने बिना दान के काम ना करने का इल्जाम लालू की पार्टी पर लगा दिया। बिना कुछ दान और जकात के मुस्कुराता नहीं है राष्ट्रीय जनता दल। तो जब तक उस प्रक्रिया के तरफ नहीं आगे बढ़िएगा, अपना दरवाजा ओवैसी साहब खोलिए और तब उधर लालू जी का पट खुलेगा। बिना उसके दरवाजा तो नहीं खुलना है। बिहार चुनाव से पहले पैंतरा चला जा रहा है। ओवैसी हो या लालू, अपनी जमीन बचाए रखने से ज्यादा उसे खोने का डर नए दोस्त बनाने से रोक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, आप लोगों में से कौन कौन हरिद्वार गया है और हरिद्वार के गुप्ता चाट का जायका जिसने चखा उसके लिए खास खबर है। जो हरिद्वार जाता है वो कुछ ना करे, गुप्ता जी का चाट जरूर खाता है, लेकिन खबर है कि वो गुप्ता जी नहीं थे बल्कि गुलफाम थे। देखिए। कभी आपने हरिद्वार के मशहूर गुप्ता चाट भंडार से चाट खाई है क्या? हाँ, वही गुप्ता जी की चाट जिसे चाट कर खाने के बाद भी संतोष नहीं होता था। हाँ, याद आ गया, लेकिन चाट में थोड़ा ट्विस्ट आ गया है। गुप्ता जी वो नहीं थे, बल्कि अपने नाम को गुप्त रखने वाले गुलफाम निकले। गुप्ता चाट भंडार का पूरा ये रेस्टोरेंट बना हुआ है, लेकिन नाम है फ्रंट पे गुप्ता, लेकिन जब हम इसको स्कैन करेंगे तो स्कैन करने पे आता है तस्वीर, देखिए, गुलफाम। यही रियलिटी चेक जो है बीते कई दिनों से इसी हाईवे पे किया जा रहा है। देश में तरह तरह के जिहाद ने भरोसा तोड़ दिया है। मूत्र से लेकर थूक की मिलावट ने हिंदुओं के मन से लेकर मंदिर तक के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे में हरिद्वार की गुप्ता जी की चाट जिन्होंने भी खाई, उनका जायका तो बिगड़ ही गया होगा। खैर, गुप्ता जी उर्फ गुलफाम का कबूलनामा भी सुनिए। कांवड़िया आएंगे, वो इस चीज़ को पढ़ के रुकना चाहें या कोई दूसरे धर्म का ढाबा नहीं रुकना चाहें, तो इसमें धोखाबाजी नहीं है कांवड़ियों? नहीं हो तो बस यार है ना, धोखेबाजी है ना। जी जी, ऐसा क्यों? चलो कोई नहीं, हटा देंगे इसको। उत्तराखंड पुलिस ने साफ कर दिया है, नाम छुपाकर दुकान चलाने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति जिसमें दुकान पे गुप्ता टी स्टॉल लिखा हुआ है
उसके जो मालिक हैं वो शायद गुलफाम हैं, तो पुलिस के संज्ञान में प्रकरण आया है। पुलिस ने मकान, वो जो परिसर का मालिक है और दुकानदार, दोनों को थाने लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। आइंदा किसी भी प्रतिष्ठान में खाने से पहले QR कोड में छपे नाम को जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो क्या पता आपका भी गुलशन और गुलफाम हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, भारत के भगोड़े नीरव मोदी और विजय माल्या लंदन में पार्टी करते नजर आए। हाथों में जाम और अंग्रेजी गानों पर कदम बहके जा रहे थे और जरा भी शिकन नहीं था कि उन्होंने भारी धोखेबाजी भारत के लोगों के साथ की है। भारत के भगोड़ों की लंदन में भागड़ा पार्टी। सात समंदर पार, हाथों में नशे का झलकता जाम। पार्टी में गलबहिया करते दिखे माल्या और ललित। भारत का भगोड़ा ललित मोदी और विजय माल्या ने दिखाया कि चोर चोर मौसेरे भाई जाम छलकाते कैसे दिखते हैं, वो भी सात समंदर पार। लंदन में ललित मोदी ने आलीशान पार्टी आयोजित की थी। पार्टी में भगोड़ा विजय माल्या भी शामिल हुआ। दोनों अंग्रेजी गाना गाते और उस पर थिरकते नजर आए। विजय माल्या और ललित मोदी का याराना पूरी दुनिया देख रही है। आलीशान पार्टी में दोनों साथ में गाना गाते हैं, मस्ती करते हैं। इस पार्टी में दुनिया भर के करीब 300 चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया गया था। इस लिस्ट में वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट प्लेयर क्रिस गेल का भी नाम शामिल है। हजारों करोड़ों के घोटाले में फंसे विजय माल्या और ललित मोदी विदेश जाकर बस गए हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। विजय माल्या को भारत ने साल 2019 में भगोड़ा घोषित किया था। माल्या पर 9,000 करोड़ के कर्ज में गड़बड़ी का आरोप है। ललित मोदी पर IPL को शिफ्ट करने के लिए करोड़ों के हेरफेर का आरोप है। ईडी ने ललित मोदी पर 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। दोनों भगोड़े फिलहाल लंदन में हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है कि देश से उन्होंने गद्दारी की, फरेब किया। चलिए, मध्य प्रदेश के कोने से खबर, जहां 90 डिग्री के पुल ने जो मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया, उससे भी ज्यादा सांप के आकार के पुल ने बवाल मचा रखा है। पुल पर सफर करने वाले लोगों को तो मानो जैसे काल सर्प का योग चढ़ गया है। भोपाल में इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। 90 डिग्री के बाद अब सांप के आकार का पुल। यात्रियों के लिए पुल नहीं, साक्षात काल सर्प योग। भोपाल में 90 डिग्री एंगल वाले ऐशबाग ब्रिज के बाद स्वागत कीजिए एक और बेहतरीन डिजाइन वाले पुल का, जिस पर और उसकी डिजाइन पर सवाल शुरू हो गए हैं। डिजाइन भी ऐसा जैसे सांप रेंग रहा हो। भोपाल के सुभाष नगर में करीब 40 करोड़ की लागत से बने इस ROP को शुरू हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हो रहे हादसों ने इसके डिजाइन को लेकर शंकाओं को मुहर लगा दी है। इस पुल से गुजरने वाले यात्रियों के लिए साक्षात काल सर्प योग बना डाला गया है। कुल 4 मोड़ का घन चक्कर ऐसे भंवर में फंसाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। समय रहते सुधार हो जाए तो कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, एक अहम खबर, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में जो लापता हैं। सरकारी किसी भी कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रहे हैं और अच्छे संकेत नहीं है। अच्छे संकेत इसलिए नहीं क्योंकि परंपरा रही है कि सत्ता परिवर्तन से पहले ऐसे ही बदलाव देखे गए हैं, लोग गायब होते रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लापता। क्या चीन की सत्ता से बेदखल होंगे जिनपिंग?
ये सवाल इसलिए क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 हफ्तों से सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। मई के अंत और जून की शुरुआत से उन्हें किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या बैठक में नहीं देखा गया। यहाँ तक कि चीनी सरकार के अखबार में भी उनकी कोई खबर नहीं छपी। शी जिनपिंग किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे। जिनपिंग के लापता होने की खबरों के बीच हलचल तेज हो गई। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ शी जिनपिंग की मुलाकात सामान्य नहीं थी। न तो वहां वैसी भव्यता थी जैसी चीनी आयोजनों में होती है और न ही रेड कारपेट स्वागत। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिनपिंग की निजी सुरक्षा भी पहले के मुकाबले आधी कर दी गई है। इसके साथ ही उनके पिता की समाधि को मिला आधिकारिक दर्जा खत्म कर दिया गया है। चीन की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था PLA के वरिष्ठ अधिकारी झांग युक्सिया के साथ जिनपिंग के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। ये उस परंपरा की तरफ इशारा करता है जिसमें चीन में नेताओं को अचानक सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी या तो अचानक नजर नहीं आ रहे या उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि चीनी सत्ता में कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां करोल बाग के मॉल में आग लग गई है। हालांकि मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद हैं और 15 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जो अभी खबर आई है, और बिल्डिंग के अंदर काला धुआं निकल रहा है। गणेश हमारे साथ बने हुए, ओवर टू यू गणेश। देखिए, इस समय मैं करोल बाग में मौजूद हूँ। करोल बाग के एक विशाल मेगा मार्ट की दुकान बताई जा रही है, इसमें आग लगी है और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। और यह घटना करीब शाम के 6:45 बजे यानी 6:45 की बताई जा रही है और लगातार इस आग पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मेरे विजय पंकज आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से ऊपर से धुआं देख रहे होंगे और हाइड्रोलिक मशीन का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। ऊपर की दीवारें को तोड़ने को लेकर दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा हैमर का उपयोग किया गया। जो दीवारें थी उसे तोड़ने की कोशिश की गई कि धुआं किसी भी तरीके से निकले। अब धुआं तो एक तरफ से दीवार तोड़ी गई, लेकिन अब पानी अंदर पहुंचार किया जा रहा है जिससे कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। और बताया जाए आपको कि कम से कम 15 से अधिक यहाँ पर जो दमकल विभाग की गाड़ी थी वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग के कर्मचारियों को लगातार जद्दोजहद करें कि किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जा सके। विजय पंकज से एक बार फिर कहूंगा, एक बार तस्वीर दिखाएं कि लगातार किस तरीके से हाइड्रोलिक मशीन के साथ साथ मैनुअली अंदर जाकर दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार शाम से ही आग पर काबू पाने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जो स्थानीय मार्केट प्रशासन के लोग, मार्केट के एसोसिएशन के लोग हैं, वो भी यहाँ पर दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस के लगातार कर्मचारी हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं कि आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जा सके। लेकिन अभी राहत की बात है, किसी की जान की आन की नुकसान की खबर नहीं है। राहत की सबसे बड़ी खबर फिलहाल ये है। लेकिन तस्वीर ये देखिए कि दिल्ली पुलिस के और दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और 3 घंटे से अधिक का ये समय हो चुका है कि आग पर फिलहाल लगातार ये कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। उसके बाद यहाँ पर जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो शुरू हो सके। यहाँ पर स्टैंड बाय अगर देखा जाए तो लगातार कम से कम अब जो बात हो रही है कि कम से कम 15 से अधिक यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी। इस आग पर काबू पाने को लेकर लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोग भी आकर मदद कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा सके, क्योंकि 3 घंटे का अधिक समय बीत चुका है। शाम को 6:45 बिल्कुल गणेश, एक अहम जानकारी आप दे पा रहे हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त की। हालांकि आग पर काबू पाने की हर सब कोशिश की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त पर फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी 10 चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कि ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब